अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में कुछ 2-3 आम इश्यूज़ हैं जिन पर मैं चाहूँगा हम बात करें। सबसे पहले इस वक्त अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट, और कल हमने देखा जो गुज़िश्ता दिन था कि शरह सूद में 1% इजाफा किया गया है। उसके बाद अब मिनी बजट की तैयारी है, बताया जा रहा है कि मिनी बजट तैयार कर लिया गया है। अब इसे कब टेबल किया जाता है और इस पर अपोजिशन किस हद तक अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराती है, ये एक देखने की बात होगी। बहरहाल इस अज़्म का इजहार ज़रूर किया जा रहा है कि किसी सूरत भी इस मिनी बजट को पास नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन हमने माजी में भी देखा कि भरपूर कोशिशों के बावजूद अपोजिशन चाहे मुत्तहिद हुई, पीपल्स पार्टी और PMLN दो बड़ी जमातें ऐवान में वो भी यकजा हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हाल ही में हमने देखा था कि कितने सारे बिल पास करवा लिए गए। तो बज़ाहिर लगता नहीं है कि मिनी बजट भी इस वक्त हुकूमत के लिए पास करवाना कोई ख़ास मसला होगा। लेकिन महंगाई का जो तूफ़ान उससे आएगा, उससे आम आदमी यकीनन बड़ी हद तक मुतासिर होगा। ये तो एक आम आदमी की बात है जो सफ़र कर रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा मसाइल में घिरा हुआ है। लेकिन अब जो हम कुछ गुज़िश्ता दिनों से बात करते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट या उनके स्पोक्स पर्सनस या मिनिस्टर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है। पहले तक वज़ीर आज़म साहब महंगाई का एहसास कर रहे थे, महंगाई का नोटिस लेते थे, महंगाई में कमी की बात करते थे, लेकिन अब हमें हर रोज़ ये बताया जाता है कि कहाँ महंगाई है। पाकिस्तान तो दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, महंगाई नाम की यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। आज हमारे बहुत ही मोहतरम वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब बोले कि अगर एक दवाई की कीमत 3 रुपये से 7 रुपये हो जाती है तो कौन सी क़यामत आ जाती, यानी कि मतलब इसमें कोई कीमत बढ़ने में कोई क़यामत नहीं आती। फिर हमें बताया जा रहा है कि जो गैस का बहरान है इस दफ़ा सबसे कम है, कहीं पर गैस की लोड शेडिंग नहीं है। गैस सर्दियां आने से बहुत पहले बहुत सारी रिपोर्ट्स और चीज़ें आना शुरू हुई थी कि बहुत सी गैस प्रोक्योर नहीं की हुई है, मामलात ख़राबी की तरफ जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट उसको निगेट करती रही। आज लोड शेडिंग है और फिर ये कहा जाता है कि कोई लोड शेडिंग नहीं है, ये बहरान माजी में शदीद था, आज कम है। तो एक नई स्ट्रैटेजी है इस वक्त गवर्नमेंट की, मैं ना मानूंगी। एक तो मैं चाहूँगा कि आज हम उसके हवाले से ज़रूर बात करें। उसके साथ साथ एक जो मामला चल रहा था बनी गाला के अखराजात का, जहांगीर तरीन साहब एज ए जेंटलमैन वो सामने आए, उन्होंने कहा जी सच अपनी जगह पे, मैंने नया पाकिस्तान के लिए बहुत पैसे दिए हैं या जितने दे सकता था दिए हैं, बनी गाला के अखराजात के लिए कभी मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया। ये जहांगीर तरीन साहब ने वाजे कर दिया। अब इसके बाद बनी गाला किस तरह चलता रहा, इस पर मज़ीद सवालात पैदा होते हैं। अब तक तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी यही थी, जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने तो जो बात बयान की, लेकिन अदरवाइज़ भी अंडरस्टैंडिंग थी कि खान साहब के इर्द गिर्द ऐसे मुखय्यर हजरात हैं, दोस्त हैं जो पैसे देते हैं और उनके मामलात चलते हैं, क्योंकि वो यकीनन बहुत अरसे से कोई और काम नहीं कर रहे, तो सोर्स ऑफ इनकम पर सवाल था। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर किस तरह चलते रहे बनी गाला के अखराजात। मैं चाहूँगा एक तो हम उस पर भी बात करें और फिर मैं नून लीग की सियासत पर बात करना चाहूँगा, जो कि अजीब कन्फ्यूजन का इस वक्त शिकार है। कभी कहा जाता है कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब होंगे, कोई कहता है वो नहीं होंगे, कोई कहता है मरियम साहिबा होंगी। अभी इंतखाबात दूर हैं, कोई बड़ा सीनियर रहनुमा PMLN का प्रिडिक्ट कर रहा है 2022 में इंतखाबात, कोई कहता है अगर हमने इनको भेजना है तो तरीके अदम एतमाद वाहिद रास्ता है, अदरवाइज ये शहीद हो जाएंगे। हर किसी की इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून में अपनी अपनी लाइन है, अपनी अपने बयानात हैं। बज़ाहिर जो पार्टी जिस तरह से यकजा थी वो समहाउ हमें नज़र नहीं आ रही है, और जिसका जो दिल करता है वो स्टेटमेंट देता है। इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्या पार्टी दो धड़ों में? मैं चाहूँगा इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सईद मोहम्मद अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त कराना। एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और अखुंज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ ही देर में हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। राना साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मिनी बजट किसी सूरत ना मंजूर, क्या स्ट्रैटेजी क्या है जिसके तहत आप इस मिनी बजट को रोक सकते हैं? माजी में भी इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से या और कोई भी कई बिल हों, एक ही गो में वो एक असेंबली जॉइंट सेशन में अप्रूव करा लेते हैं, इसको किस तरह काउंटर कर पाएंगे आप, किस तरह से रोक पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो ऑपोजिशन होती है वो ऑपोजिशन तभी होती है जब उसके पास नंबर्स पूरे ना हो, और ये जब कहना कि हम इसकी मुखालफत करेंगे, उसका ये मतलब है कि हम इसको अपोज करेंगे असेंबली के अंदर, हम इसको ओपनली मीडिया में अपोज करेंगे और इसके खिलाफ हम जो हकायक हैं वो बताएंगे अवाम को कि ये किस तरीके से उनके लिए जो है वो मुश्किलात पैदा करेगा। इसमें मैं समझता हूँ कि इसको ना पास होने देना मुश्किल होता है ऑपोजिशन के लिए। जरूर हम अपना जब पॉइंट ऑफ व्यू देंगे तो हम इस चीज की उम्मीद कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं
वो शायद ये जानते हुए कि ये बजट कोई अवाम फ्रेंडली नहीं है या उनके लिए आसानियां नहीं लाएगा, तो वो शायद अपने ज़मीर की आवाज़ सुनते हुए इसके लिए वोट ना करें। क्योंकि जो हमें सुनने में आ रहा है वो तो यही है कि 350 अरब के जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं वो विड्रॉ होंगी, फिर 200 अरब से आपकी डेवलपमेंट जो है वो कम होगी, 50 अरब से हुकूमत अपने करंट एक्सपेंडिचर्स कम करेगी। और ये वो हुकूमत है जिसकी एम्बेसीज के लेटर्स निकले, मीडिया के अंदर सर्कुलेट किए कि जिनके पास पैसे नहीं थे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो जब आप उसके करंट एक्सपेंडिचर्स को 50 अरब से और कम करेंगे तो मैं समझता हूं जो ओवरऑल सिचुएशन बाकी डिपार्टमेंट्स में भी है, कहीं 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली, कहीं 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली, तो ये एक हम ऐसे बहरान की तरफ जा रहे हैं जहां टोटल कोलैप्स है। एहसान साहब, ये कोलैप्स की तरफ हम जा रहे हैं, इसके बयानात आप भी दे रहे हैं, आपकी पार्टी की बाकी लीडरशिप भी दे रही है। सवाल यह कि अमली तौर पर कोई ऐसा एहतजाज भरपूर किस्म का ना रिकॉर्ड हुआ, ना कोई थ्रेट इस गवर्नमेंट को है, मुश्तरका अपोजिशन होकर भी नहीं है। फिर मिल बैठ के इतनी नशिस्तों के बाद पीडीएम कुछ तय करती है तो जाके 23 मार्च की तारीख दे देती है और 3-3.5 महीने। बज़ाहिर लग नहीं रहा कि ऑपोजिशन भी सारे मामले को रोकना चाहती है या कोई टफ टाइम देना चाहती है हुकूमत को। देखिए, जो पार्लिमानी जमहूरियत है उसके अंदर ऑपोजिशन के पास कौन से हरबे हैं या कौन से आला हैं जिनको वो इस्तेमाल करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को या ऑपोजिशन करती है। वो देखें, फ्लोर ऑफ द असेंबली है, वहां हम लोग भरपूर ऑपोजिशन करने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से होता ये है कि असेंबली का सेशन ही नहीं चलता, क्योंकि उनमें सुनने की और जो तनकीद सुनने की जो है वो बर्दाश्त ही नहीं है। दूसरा, आपके पास अवामी जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है वो जलसे हैं, वो हम भरपूर तरीके से करते रहे हैं और अब आगे उसका जो फिनाले है वो इंशाल्लाह 23 मार्च को हमने अनाउंस कर दिया है। उसके अलावा जो मीडिया का प्लेटफॉर्म है, हम रोज हुकूमत की नाअहली को जो है एक्सपोज करते हैं। तो जो पार्लिमानी जमहूरियत होती है उसमें तो ये एक स्ट्रगल होता है, ऑपोजिशन का एक सिलसिला होता है जिसमें वो हर दफा जो है वो हुकूमत की नाअहली को बताती है, अपना ऑल्टरनेटिव प्लान देती है। तो वो मैं समझता हूँ बड़े बखूबी हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ शायद जो है वो एक्सपेक्टेशन ये है कि हम कुछ करें और हुकूमत गिर जाए। नहीं, कतन सर, कोई भी जमहूरी आदमी ये बात नहीं करेगा। ये जो आपने तरीके बताए ये बिल्कुल जायज़ तरीके हैं। एक और तरीका, वो भी जमहूरी रिवायात में आता है, जमहूरी हक है आपका, शो ऑफ पावर, एहतजाज, प्रोटेस्ट, पुटिंग द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। मैं उसकी बात कर रहा था, वो जमहूरी है, हर लिहाज से वो भी जायज़ है, लीगल है। वो नज़र नहीं आया। आपके जलसे जुलूस का सिलसिला भी अब काफ़ी अरसे से कम हो गया हुआ है और मिलकर भी जो जलसे जुलूस हुए वो उतने भरपूर या थ्रेटनिंग नहीं थे। मैं कह लूँ कि गवर्नमेंट सोचे कि हम क्या ऐसा करें अब बैठ के कि महंगाई पर काबू करें, नहीं तो अपोजिशन हमें बड़ा टफ टाइम दे रही है ना। सब पॉइंट आ गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ूंगा, खुद चटान साहब की जानिब आऊँगा मैं, फिर दोनों पॉइंट्स लेके फिर हुकूमत का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। चटान साहब, शरह सूद में 1% इजाफा है, मिनी बजट की तैयारी है, किस तरह से, क्या स्ट्रैटजी है इस वक्त अपोजिशन के पास, क्या तरीक़ेकार हैं? महंगाई पे महंगाई हो रही है और हमें रोज़ाना बताया जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। अपोजिशन क्या रोल प्ले करेगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो 2 ही रास्ते हैं। एक तो हम एहतजाज कर रहे हैं, पिछले दिन भी आपने देख लिया, हमने पूरी मुल्कगिर एहतजाज किया 17 तारीख को, फिर हम मुल्कगिर एहतजाज कर रहे हैं। तो एक तरफ हम इस महंगाई के खिलाफ सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अपोजिशन को कोशिश कर रहे हैं कि हम अपोजिशन को इस रास्ते पे ले आए कि हम बहुत आसानी से इस मुल्क से ये नालायक और नाअहल हुकूमत का जान छुड़ा सकते हैं अगर हम पंजाब में अदम एतमाद लाए, अगर हम कौमी असम्बली के अंदर अदम एतमाद लाए। अगर इस पे हम अपोजिशन को राजी करें तो हम बहुत आसानी से इस महंगाई से कौम को निजात दिला सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना जिम्मेदार हुकूमत है इस महंगाई का, इतना जिम्मेदार हमारे अपोजिशन भी है, क्योंकि सारे आवाम को पता है कि अगर अपोजिशन चाहे तो इस हुकूमत से हमारी जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन हमारे जो दोस्त हैं
मुस्लिम लीग नून के शाहिदा खान अब्बासी साहब, वो कह रहे हैं कि नहीं, जब तक गुलजार पंजाब पे मुसल्लत रहेगा और लोगों को चीख ही निकलेंगे तो लोगों को शाबाश शरीफ भी नहीं। सिटान साहब, आप लोग पंजाब की बात करते हैं, वो विफाक की बात करते हैं, आप फिर पंजाब की तरफ चले जाते हैं। नहीं जी, हम तो विफाक में भी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि सो बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा कि कैसे होगा, हमने उसको डेमो दिया, हमने कहा चलो हम गिलानी साहब को असेंबली से इलेक्शन लड़वा सकते हैं, अगर हम वहां से इलेक्शन जीत सके तो इसका मतलब ये कि हम आदमी एतमाद भी कामयाब कर सकते हैं। तो हम तो दोनों के लिए राजी है, अगर ये कौमी असेंबली के अंदर एतमाद लाना चाहते हैं तो इसके लिए भी राजी है, लेकिन बहुत आसानी से पंजाब में आ सकता है, क्योंकि पंजाब में तो 3-4 वोट्स का फर्क है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इनकी जो कोलिशन है, कल आप जो चौधरियों के इंटरव्यू देख ले, इनके बयानात देख ले, इनके हालात देख ले, इनके पार्टी के जो अंदर के इख्तिलाफात है, इनके गवर्नर के जो इख्तिलाफात है, तो पंजाब में हम बहुत आसानी से ला सकते हैं। और अगर पंजाब में आदमी एतमाद कामयाब हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये दिनों का भी मसला नहीं है, ये हफ्तों का भी नहीं है, घंटों के अंदर अंदर जो है हम गेम चेंज कर सकते हैं कौमी असेंबली में। और कोई निगरान हुकूमत आके 5-6 महीने के लिए, ताकि वो इलेक्शन के लिए कानून साजी करे और फिर असेंबली खत्म हो और जल्द से जल्द इस मुल्क पे एक साफ और शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन हो, जो भी जीत जाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हो वो इलेक्शन सर? जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हो? मैंने कहा चिटान साहब वो इलेक्शन साफ और शफाफ। देखिए जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे तो साफ और शफाफ तरीके से धांधली हो सकता है, इस पे तो इलेक्शन नहीं हो सकता है। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक सूट का मरहला बहुत दूर है, यहाँ पे हमारा बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है। आप इधर आके बल्दियाती इलेक्शन में क्या हो रहे हैं, इनके मिनिस्टर जाके खंबे तकसीम कर रहे हैं, सरकारी गाड़ियों के जरिए झंडे लगा रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं। तो हमारा पाकिस्तान का मसला जो है वो कोई मशीन नहीं है, हमारा मसला है एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत। हम समझते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं करे तो हम मौजूदा कवानीन के साथ, मौजूदा इलेक्शन कमीशन के साथ हम इस मुल्क में आज़ाद, साफ और शफाफ इलेक्शन बिल्कुल सही चिटान साहब, पॉइंट और अगर एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे तो आप डब्बा बनाए, मशीन बनाए, हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं कि हम साफ शफाफ इलेक्शन। राइटली सेड सर, पॉइंट टेकन। मैं बुखारी साहब की जानिब आऊँगा। बुखारी साहब, इस वक्त एज ए मैटर ऑफ फैक्ट महंगाई है जो कि एक आम आदमी फील कर रहा है, लेकिन वुज़रा हमें कहते हैं सस्ता तरीन मुल्क है। इतनी बेहसी कि कहा जाए कि अगर दवाई की कीमत 3 रुपये से 7 रुपये होगी तो क्या क़यामत टूट पड़ी है सर? नहीं अरसलान साहब, ऐसे नहीं है, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में फ़र्क है। इफ़ यू वांट मी टू ऑनेस्ट अबाउट इट, जो हमारे मिनिस्टर्स ने बात की कि महंगाई के हवाले से, तो उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें ये नहीं है कि एक शहर का दूसरे शहर से किया गया, एक मुल्क का दूसरे मुल्क से किया गया, क्योंकि कंपैरिजन जब महंगाई का आप ड्रॉ करते हैं तो वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड होता है। और एज़ यू नो, और हम सबको पता है कि कोविड के बाद पोजीशन क्या हुई और महंगाई क्यों ज़्यादा हुई, खाली पाकिस्तान में नहीं हुई। आप देखें दुनिया के अगर सस्ते तरीन मुल्कों में देखें तो उसमें अगर खाने के हिसाब से बात करें, सऊदी अरब, इवन अमेरिका, वहाँ पर भी स्टार्ट करें वहाँ से, और इंडिया, बांग्लादेश, इवन ईरान, इन सारे मुल्कों को अपने साथ कंपैरिजन करें जो थर्ड वर्ल्ड। सर, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन इकोनॉमी, लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आप पर कैपिटा इनकम भी देखते हैं, एग्जैक्टली, आप करेंसी वैल्यू भी देखते हैं। जी बिल्कुल सही, फिर आप कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है, ये दोनों चीज़ें पे नहीं देखा जा रहा। कंपैरिजन का मैं इसके अंदर एक चीज़ आपको बताऊँ कि कंपैरिजन हमारे मुल्क में कैसे ड्रॉ किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी दोनों भाई हमारे बात करते हैं महंगाई यार, महंगाई का अगर हम ग्रास रूट लेवल पर बात करें, जो बात पर कैपिटल इनकम की है, या इससे हट के हम इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं भी नहीं हूँ इकोनॉमी से, तो लेकिन इवन एन अदर वेज जब हम बैठते हैं और आपके डेली वेजर्स जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनसे बात करें तो उनकी सबसे पहली चीज़ होती है ज़िंदगी की ज़रूरियात, बेसिक्स, जिनमें रोटी और उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं, रिहाइश और उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो मैंने जिस एस्पेक्ट में बात की वो सारी ये थी कि इस सारी दुनिया में जो आपका बेसिक कंपोनेंट्स हैं ज़िंदा रहने के लिए, उनके ऊपर महंगाई हुई। उसके अंदर जैसे अब फॉर एग्जांपल मैंने सऊदी अरब का जिक्र किया, अमेरिका का जिक्र किया, ईरान, इंडिया का जिक्र किया, बांग्लादेश का जिक्र किया, जो वहाँ पर खाने के लिए आपका जो उसके अंदर जितने भी ज़्यादा चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं खाने के अंदर, उन सब की प्राइस राइज़ की। तो नॉट इन पाकिस्तान, हमने तो हर चीज़ ही बाहर से मंगानी है। जब आप बाहर से मंगानी है, आपका ऑयल बाहर से आ रहा है, क्रूड ऑयल बाहर से आ रहा है, आपका आटा बाहर से आ रहा है, आपके दालें बाहर से आ रही हैं। ऑब्वियसली जब वहाँ से महंगे आएंगे, जो एक कंटेनर 4000 में आ रहा था अगर 30,000 में पहुँचेगा तो ऑब्वियसली वो प्राइसेस राइज़ करेंगी। द थिंग इज़ कि मेरी अगर फॉर एग्जांपल दुकान है, वहाँ पर ये एक कॉफ़ी कप मैं ख़रीद के ला रहा हूँ, 100 रुपीज़ में मुझे कॉस्ट कर रहा है। हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल कि वो 80 रुपीज़ में आपको देगा? कभी भी नहीं दे सकता, दुनिया में नहीं दे सकता, ऐसे पॉसिबल नहीं है। सो एक चीज़ ऐसी है जो कि सारी दुनिया में महंगाई हुई, जिसके बेसिक
जो वजह बनी वो कोविड-19 बनी, उसको लेकर अगर हम चलें तो सारे मुल्कों में महंगाई हुई। इस एस्पेक्ट में हमारे मिनिस्टर्स ने जो भी बात की वो की, अदरवाइज उसकी कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन नहीं है कि जी खाली पाकिस्तान में ये बात कहें तो बात समझ में आती है। जिस तरह आपने बात की जी बैर की, ये यहाँ तक तो बात हमें समझ आ रही थी। अब तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया महंगाई कहाँ है, महंगाई कहते हैं सस्ता तरीन मुल्क है। सर ये तो ना कहें ना, ये तो एक आम आदमी पे क्या बीतती है जब मिनिस्टर ये बयान देते। नहीं देखें, आप फिर उसको कॉन्टेस्ट जो है उसको आपका जो उनके कहने का मकसद है, जिसकी इंटरप्रिटेशंस मैं कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ के, उसका बेसिकली मकसद यह है कि आप उसका कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे लेफ्ट राइट अपने इर्द गिर्द मुल्कों से, कि ऐसा नहीं है, वो बात ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कंपैरिजन ड्रॉ कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो आदमी रह रहा है उसको कंसर्न नहीं है ना कि बाकी मुल्कों में क्या हो रहा है। उसको तो ये देखना है कि 6 महीने पहले तक मैं ये मैनेज कर पा रहा था, आज मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। उससे कहना है बड़ी महंगाई है, मेरे लिए मसाइल। देखिए आप उसको एड्रेस क्यों नहीं करते, ये गवर्नमेंट उसको किस तरह एड्रेस करे। और सर ये मिनी बजट जो फिर अब आप लेके आए हैं, ये दो चीजें आपने मिक्सअप कर दी हैं, इनको पहले अलग-अलग कर दें। नंबर 1 कि जब हम महंगाई से बात करते हैं, महंगाई से डील कर रहे हैं, देखें हमारी गवर्नमेंट है जो कि लोगों के कहते हैं ना, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है दैट इज़ फॉर द पीपल बाय द पीपल। आपकी गवर्नमेंट है लोगों के लिए है, हमने वापस लोगों के पास जाना है। कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि हम किसी किस्म का ऐसा काम कर दें जिससे कल हमारे अपने लोग हमसे नाराज़ हो जाए। नॉट एट ऑल, वी आर पाकिस्तानी, हमारी प्रायोरिटी अपना मुल्क है, हमारी प्रायोरिटी अपने लोग हैं ऑन ईच एंड एवरी कॉस्ट। द इशू इज़ कि जो आप महंगाई का जिक्र करते हैं, महंगाई क्योंकि एक सारी दुनिया की, ऐसा होना क्या कि सारी दुनिया में महंगाई ना हो, सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा हो तो आप हमें ब्लेम आउट कर सकते हैं कि ये आपकी पॉलिसीज का फॉल्ट है, आपका इसके अंदर इनकम्पिटेंसी है, जो भी चीज़ आप कह लें। लेकिन व्हाट्सएवर दैट हैज़ नॉट बीन डन ओनली एंड ओनली फॉर इन पाकिस्तान। ठीक सर, मिनी बजट पे आ जाए जरा, उस पर कमेंट कर दें। लेकिन अब मिनी बजट जो है अभी तक क्योंकि वो ऑन ग्राउंड नहीं है, अभी तक तो हम इनसे सुन रहे हैं, जब तक वो आएगा नहीं उसके ऊपर कमेंट्स वेल बिफोर टाइम हो जाएगा। मैं उससे कहूँगा कि मिनी बजट आ रहा है, मिनी बजट में क्या क्या चीजें महंगी हो रही हैं, कौन कौन सी एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, ये तो अभी सुनी सुनाई बात है। जब शरह सूद तो कल बढ़ गई ना सर, जी शरह सूद बढ़ गई जी, ऑब्वियसली वो क्योंकि हमारा एक इकोनॉमी को डील करने के लिए पूरी टीम बैठी हुई है, उन्होंने उसके अंदर डिसाइड किया, देखने के बाद प्रॉपरली उसको जो मुल्क स्टेट और लोगों के हक में बेहतर है उसको उन्होंने किया। ठीक है जी, ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो मुल्क और कौम के और लोगों के हक में बेहतर हैं, ये वो तमाम तर चीज़ें की जा रही हैं। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अवाम बहरहाल सवाल ज़रूर करें। एक ब्रेक की जाने में पढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। राना एहसान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चट्टान साहब की भी बात अभी आपने सुनी और फिर जो मैंने प्रोग्राम के इब्तदाइये में जो एक बात कही थी, एक तो हर तरह से हमें अपोजिशन बड़ी कंफ्यूज नज़र आ रही है कलेक्टिवली। मैं पीडीएम की बात नहीं कर रहा, मुश्तरका पूरी अपोजिशन की बात कर। पीपल्स पार्टी कोई ऑफ़र देती है, पीएमएलएन कुछ चाहती है, मौलाना फजल रहमान कोई और चीज़ चाहते हैं। ये तो 3 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। ये अभी तक कन्फ्यूजन इबहम हर जगह पर मौजूद ही था कि नून लीग की अपनी क़यादत के अंदर से भी मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। क्या नवाज शरीफ साहब के दूर होने के बाद शहबाज शरीफ साहब उस तरह से सेंट्रलाइज तरीके से चला नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, या नून लीग में खुद तकसीम है, मामला क्या है? दोनों चीज़ों पर सर बारी बारी अपनी राय देते। देखिए, मैं आपको बड़े वसूख से बता दूं कि ये जो इशू है कि पीएम कौन, कैंडिडेट कौन है, ये एक नॉन इशू है और ये वक्त भी नहीं है कि इसके ऊपर कोई ये पार्टी को हर। सर ये बिल्कुल नॉन इशू है, हमने तो नहीं बनाया, आप ही के लोगों ने लेके आए, आपके इंतहाई सीनियर मोअज़्ज़िज़ लोग लेके। एक इंटरव्यू पे नहीं, एक इंटरव्यू में एक लीडर ने कुछ कह दिया, दूसरे पे उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था, लेकिन दिस इज नॉट अ कंसर्न विद इन पीएमएलएन। और जो भी फैसला होगा वो मियां नवाज शरीफ की जो है उनके साथ कंसेंसस के साथ होगा। वैसे जनरली स्पीकिंग जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है वो पीएम इन वेटिंग होता है, और जो मियां नवाज शरीफ हैं या मरियम बीबी हैं करंटली, उनके जो वो इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट कर सकती जो लीगली तौर पे, तो ये आगे जाके चीजें अनवील होंगी। और मैं आपको बता दूं कि पार्टी के अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है या तासर दिया जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट है, वो नहीं है, और ये चीजें बड़े आराम से बड़ी स्मूथली जो है वो मैनेज हो जाएंगी। दूसरा मैं यहाँ आपको, मैं राना साहब ये तासुर देखेंगे, अब तक तो तासुर था
ये तासुर हमारा, अगर मेरा खुद का परसेप्शन हो, हमारे मीडिया का परसेप्शन था, या हम बहुत अरसे से सवाल करते थे कि कोई मुख्तलिफ पॉलिसी है शहबाज शरीफ साहब की, ये तो बात ठीक थी, तो पर्सपेक्टिव था, ये तो तासुर था। अब जब बयानात और कॉन्ट्रडिक्टरी बयानात आप ही की पार्टी के सीनियर लोगों की जानिब से आ गए और बारी बारी आ गए, तो ये तासुर नहीं रह गया सर, अब ये एक हकीकत बन गई जो आप लोगों ने खुद अयां की है। नहीं, मैं आपको फिर मैं बड़ा वसूख से बता रहा हूं कि ये दिस इज अ नॉन इशू फॉर अस विद इन द पार्टी, ये कोई इशू है ही नहीं। और जब टाइम करीब आएगा चीजें वाजे हो जाएंगी। जो ऑपोजिशन लीडर होते हैं, जो सदर हैं पार्टी के, वो पीएम इन वेटिंग होते हैं जनरली स्पीकिंग, और इसी तरह चीजें आगे मूव करती हैं। और पहले भी आपको याद होगा जब मियां नवाज शरीफ वजारत उज़्मा से उतरे, तो उस वक्त जो है शहबाज शरीफ साहब को जो है वो ऑफर दी गई कि वो वजारत उज़्मा संभालें, और तब उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं जो हूँ पंजाब के प्रोजेक्ट्स को अधूरा नहीं छोड़ सकता और इनको कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद जो है वो खाकान अब्बासी साहब जो है वो सामने आए, तो सीनियरिटी वाइज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ही इज इन वेटिंग। और जो भी फैसला, मैं फिर रिपीट करूंगा, तो मियां नवाज शरीफ करेंगे, पार्टी लीडरशिप की कंसेंसस के साथ करेंगे, और ये कोई कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो जरिया नहीं बनेगा। आप इसको ना आप मीडिया में देखेंगे, ना आप कोई ओपन डिस्कशन इस पे देखेंगे। ये एक इंटरनल मैटर है जो बड़े आराम से जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा वक्त आने पे, और रिजॉल्व है। मैं समझता हूं कि कोई इसके अंदर दिस इज ये कोई इतना कोई हमारे लिए कोई कंसर्न नहीं है। डेफिनेटली जो ऑपोजिशन, जो हमारी ऑपोजिशन है जिसमें पीटीआई है या पीपल्स पार्टी है, वो इस इशू को जो है वो उठाएगी या इसकी बात का बतंगड़ बनाने की, लेकिन ये इससे निकलेगा कुछ नहीं। ठीक है सर, अब जरा जो दूसरा मामला है उस पर भी राय देने सर। दूसरा मामला कौन सा जी? दूसरा सर ये कि जो अभी चट्टान साहब ने भी बात कही कि क्यों नहीं किसी बात पर आप लोग कहीं इकट्ठे नहीं हो पा रहे, इतना वक्त तो गुजर गया। अगर अदम एतमाद है तो अदम एतमाद में क्या मसला है, अगर कुछ और करना है, मौलाना साहब तो कहते हैं सारे असम्बलियों से इस्तीफे दे दें, ये इतनी ताखीर, इसमें कंफ्यूजन क्यों सर? मुख्तसरन मैं बयान करूं इस्तीफों का जो मामला है। देखें, जो चैलेंज है इस्तीफों की डिबेट के अंदर वो क्या है। देखें, पार्लिमानी जमहूरियत के दो सतून होते हैं, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन। अगर ऑपोजिशन इकट्ठी होके इस्तीफा दे दे जिसमें सारी जमातें हों, तो फिर तो एक बड़ा मानी खेज स्टेप होता है कि सारी ऑपोजिशन खत्म हो गई और सिर्फ गवर्नमेंट ही रह गई, तो गवर्नमेंट की जो मॉरल हाई ग्राउंड होता है हुकूमत चलाने का, वो खत्म हो जाता है। तो इस्तीफों की जब बात आती है तो इसलिए उसके अंदर ये डिबेट होती है, ये सवाल उठता है कि अगर आधी ऑपोजिशन इस्तीफे दे तो क्या वो इतने मानी खेज होंगे। दूसरा, इन हाउस चेंज। देखिए, इन हाउस चेंज के ऊपर जब बात आती है तो उसमें जो पॉइंट जो एक डिस्कशन में आता है वो ये होता है कि अगर हम इन हाउस चेंज, हमारे पास हैं 24 के करीब या इससे भी ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस हैं जो राब्तों में भी हैं, लेकिन अगर हम इन हाउस चेंज लेके आते हैं तो जो हुकूमत आएगी, क्या वो फॉरेन इलेक्शन रिफॉर्म्स करा के इलेक्शंस करा देगी, या वो टेन्योर मुकम्मल करना चाहेगी। तो ये आगे के जो मामलात हैं, ये इस स्टेप को जो है वो इसके ऊपर सोचा जाता है कि फिर ये लिया जाए या ना लिया जाए। इस पे वर्किंग जारी है, इसको सीरियसली पीएमएलएन देख रही है और ये इसके इम्कानात बन सकते हैं। लेकिन अब ये कुछ सवालात हैं जो उस डिबेट के अंदर उठते हैं, और मैं समझता हूं कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें पीडीएम की राय, सब जमातों की मुशावरत, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो राइटली सेड, बज़ाहिर इस ऑनगोइंग में लगता ये है कि ये ऑनगोइंग में 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे जिस स्पेस से सर चल रहे हैं। ये मुझे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। अब लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। चट्टान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तरफ तो आप केपी में कैंपेन रन कर रहे हैं इस वक्त लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के लिए, एक सिंध में खप मची हुई है जो आप लोगों ने बिल लेके आए हैं, उसमें क्या ऐसा आपने कर दिया, क्या ऐसा गलत करने जा रहे हैं, और वहाँ पर क्या जवाब आप देंगे सर? देखिए, जो वहाँ पे तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अगर आप के पीछे की जो बल्दियात है, आप इसको कानून को देख लें और आप सन में जो है उसको देख लें। वहाँ पे सन में बल्दियाती इदारों को एम्पावरमेंट दिया जाता है, उनको खुद से टैक्स लगाने का इख्तियार दिया जाता है। यहाँ पे जो है बल्दियाती इदारे जो है वो डीसी के नीचे काम करेंगे। हमारा जो बल्दियाती इलेक्शन होगा और उसमें जो तहसील नाजिमीन आएंगे, इसमें जो मेयर आएंगे,
इनका सरबरा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा, एक ब्यूरोक्रेट इसका ऑफिसर होगा। पहले जो हमारे बल्दियाती सिस्टम था, इसके पास फंड्स का जो था 30% था, उसको कम करके 20% किया है। तो ये लोग तो ऐसी शोर वावेला कर रहे हैं और शोर इन्होंने मचाया है, क्योंकि वो बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। न केपी में ये लोग इलेक्शन के लिए तैयार है, इलेक्शन से भागने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं, और इसी तरह सिंध में भी इलेक्शन से भागने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, और मुख्तलिफ पहाड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी तरीके से जो ये बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। पंजाब में, पुख्तनख्वा में तो उन्होंने भरपूर कोशिश किया, सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, हर जगह से उन लोगों को जवाब मिला, तो फिर मजबूरन उसको इलेक्शन करना पड़ा, और इलेक्शन भी वो गैर जमाती बुनियादों पे करना चाहते थे। फिर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं, ये जमाती बुनियादों पे होगा। फिर इसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये जमाती बुनियादों पे होगा। तो जो साहब, क्या वजह है, हर हुकूमत क्यों भागती है लोकल बॉडीज इलेक्शन से, जिसकी भी हुकूमत हो? ये बिल्कुल आप हकीकत कह रहे हैं कि जो भी हुकूमत हो, जब भी हमारे पाकिस्तान में इलेक्शन हुई है, बल्दियाती इलेक्शन हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हुई है, और ये बल्दियाती इलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सियासत के नर्सरी है। यहाँ से जो लीडरशिप ऊपर कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में आएगा, वो जेन्युइन लीडरशिप होगा। क्योंकि पहले जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स थे, इस पे तो बैन लगा दिया, स्टूडेंट्स यूनियन पे बैन लगा दिया, तो सारे पैराशूटर्स आते हैं, सारे आर्टिफिशियल सियासतदान आ जाते हैं। अगर ये बल्दियाती सिस्टम हमने जारी रखा, इसके बगैर तो जमहूरियत का तस्वर ही मुमकिन नहीं है। बल्दियात जो है ये बुनियाद है जमहूरियत का, तो ये होना चाहिए। जवाब मेरा नहीं आया सर, मैंने कहा क्यों हर हुकूमत भागती है, उसका जवाब आपने नहीं दिया। देखिए जी, ये मुझे नहीं पता कि क्यों भागना चाहते हैं, लेकिन भागना नहीं चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत लाजिमी है। मैं एक सियासी वर्कर हूँ, और एक सियासी वर्कर के हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के जमहूरी इदारों की मजबूती के लिए बल्दियाती इलेक्शन इंतहाई लाजमी है। ठीक, बुखारी साहब, एक तो पहले ज़रा बात लोकल बॉडीज़ की हो रही है, इस पर भी राय दे दें। आपकी हुकूमत भी भागी रही थी इससे, अभी बता दिया चटान साहब ने कितने कोर्ट की इंटरवेंशन और क्या मामलात हुए। पहले इस पर बताएं, फिर मैं दूसरी चीज़ की जाने बात। देखें जी, ऐसी कोई बात नहीं है, एक मिसरिप्रेजेंटेशन है। हमने कभी भी एक्चुअली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने डे फर्स्ट से उनका स्लोगन ये था कि पावर जो है वो डेवोल्यूशन हो ग्रास रूट लेवल पे, और वो तभी हो सकती है जब आपके लोकल गवर्नमेंट अदारे जो हैं वो मजबूत से मजबूत हों। और आप देखेंगे कि अभी हम इस्लामाबाद में भी ऑर्डिनेंस लेकर आए। द थिंग इज़ कि आपका मेयर जो है वो हमने हमेशा कहा है डायरेक्ट इलेक्शन से है। उसका मकसद ये होता है कि जो आपकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही होती है, इलेक्शन इंजीनियरिंग इसको हम कहते हैं, कि अपनी मर्जी के बंदे आ जाएं और बंदा जीत के उसके बाद उसको एक बंदा ऊपर से ला के पैराशूटर की तरह गिरा दिया जाए, वो ख़त्म हो जाए। लोगों की अपनी पसंद का अपना आदमी डायरेक्ट इलेक्शन से आए, ये हमारे स्लोगन का हिस्सा है, हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। तो हम तो इससे नहीं भाग रहे, तभी इलेक्शन करवा रहे हैं। अदरवाइज तो हम इससे बाकी हुकूमतों की तरह राय फरार अख्तियार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ये अदालत की इंटरवेंशन है ना, अदालत के अंदर कुछ क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स को लेकर के होता है, इलेक्शंस नहीं थे उसके अंदर। फॉर एग्जांपल पार्टी बेसिस पे हो या नॉन पार्टी बेसिस पे हो, जी बिल्कुल, इस तरह की चीज़ें गई हैं। इलेक्शन इटसेल्फ तो ऐसा किसी जगह भी कोई नहीं आया। आपका 5-5 साल पिछले पूरे हुए, सपोज इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट एक्ट था, उसके तहत है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनको अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, जो उस टाइम पॉलिटिकली इंजीनियरिंग करके की गई थी। उसके लिए ऑर्डिनेंस आया, और अब उसके तहत भी आगे प्रोसीजर चल रहा है, डिलिमिटेशन स्टार्ट हुई है, और देन उसके बाद काम होना। तो ये तो एक एब्सोल्युटली आउट ऑफ क्वेश्चन है कि जी हम इनसे भाग रहे हैं, कभी भी नहीं, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो उसको चाहते हैं कि इदारे आपके तभी मजबूत होंगे जब ग्रास रूट लेवल पे पावर्स जाएंगी उनके पास। नहीं, अभी चटान साहब ये बता रहे थे कि आप उधर केपी में भी आपकी हर मुमकिन कोशिश है कि किसी तरह से नहीं, ऐसी बात नहीं है। चटान साहब ने खुद ही बता दिया। वीडियोस आपने वो देख ली होंगी अली अमीन गंडापुर साहब की, उनको तो क्लीन चिट है मेरे ख्याल से इमरान खान। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो मर्जी आप दो चीज़ें आप मिक्सअप कर रहे हैं, दो चीज़ें मिक्सअप ऐसे हो रही है। नंबर 1 के चटान साहब ने खुद कह दिया अपनी बात के अंदर कि जी हाई कोर्ट में गए और वहाँ पर जाके ये उन्होंने कहा कि पार्टी बेसिस पे हो या गैर पार्टी बेसिस पे हो, दोनों साइड पे व्हाट्सएवर इट इज़, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन पावर्स जो है वो ग्रास रूट लेवल पे जाना चाहिए। नंबर 1 वही सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर दिया। सो द क्वेश्चन इज कि जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, वो तो हो गया, वो तो बात ठीक है। अब इलेक्शन हो रहे हैं, अब अगली बात पे आ जाते हैं, जो उसका जिक्र वो भी चटान साहब नहीं किया है। और फिर मुझे भी ख्याल आ गया कि किस तरह से हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी बात भी नहीं है कि आप, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जी, सपोज
मैं इस्लामाबाद का रहायशी हूँ। इस्लामाबाद के रहायशी होने के नाते मैंने अपनी वोट पोल करनी है, जो भी मेरा पॉलिटिकल गांव है, घर है, जहाँ मेरी पॉलिटिकल वोट रजिस्टर्ड है अपनी, वो मैंने ECP में जो रजिस्ट्रेशन मेरी है मैंने वहाँ वोट पोल करनी है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ, अपने हल्के में जाता हूँ, जहाँ से मेरा काउंसलर, जहाँ से मेरा चेयरमैन, जहाँ से मेरा मेयर इलेक्शन लड़ा है, तो क्या मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है? ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपका भी है, चट्टान साहब का भी है, दाना साहब का भी है। बात यह है कि अगर आप मिनिस्टर्स होंगे, अगर आप MNA होंगे, अगर आप MP होंगे, या आप रनर्स अप रहे होंगे, हारे होंगे, यार आपने वोट तो अपने हल्के में जाके डालनी है, कि उस पर भी पाबंदी है। तो ये अगर कोड ऑफ कंडक्ट में प्रॉब्लम है तो ये जाके कोड ऑफ कंडक्ट को चैलेंज करें। इसीलिए लेकिन जो बात उन्होंने जो कही वो आपने सुनी जी, एग्जैक्टली मैंने उसी को एड्रेस कर रहा हूँ। अब इशू ये है कि राह फरार ऐसे होती है अरसलान की, अगर आपके जो अली अमीन गंडापुर साहब ने, अली अमीन गंडापुर साहब अगर अपने हल्के में जाते हैं, वहाँ के लोगों को धमकी देते हैं कि अगर वोट ना दिया तो फिर, अगर वोट ना दिया तो फिर देखना किसी को दफ्तर तक देखें। अब 2021 है, वो पुराने दौर चले गए जब कोई धमकियां देता था, ऐसी बात नहीं है। ऑन रिकॉर्ड है? नहीं, ऑन रिकॉर्ड। देखें, आप किसी चीज़ को जिसे हम कहते हैं ना कट एंड पेस्ट कर दें, या एक कॉन्सिक्वेंसेस को उठा के दूसरे के साथ मिला दें, ऐसे नहीं। ठीक है, अगर कोई इशू है, अगर वो समझते हैं तो ऑब्वियसली फॉरम मौजूद है, चले जाएं फॉरम्स के अंदर, पता चल जाएगा। ठीक है सर, मैं आखिरी चीज़ पे आता हूँ सर। अब है बनी गाला के अखराजात सर, वो जस्टिस वजीउद्दीन साहब उन्होंने बात कह दी, बात फिर सब तरफ चल निकली। जहांगीर तरीन साहब ने आज उस पर अपना रद्द-ए-अमल दे दिया। क्वेश्चन रिमेन्स देयर कि फिर बनी गाला के एक्सपेंसेस कैसे चलते आए हैं और कैसे चलते चले जा रहे हैं, तो वज़ीर आज़म साहब की तनख्वाह से भी मुमकिन नहीं है उनका चलना। देखें अरसलान, 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर, हमें 1 बाय 1 लेके चलता हूँ मैं आपको। बनी गाला दा हाउस, बनी गाला कोई नॉट अ 5 मरला हाउस नहीं। देखें, 5 मरला हाउस के अलावा ये भी नहीं है कि वो 300 कनाल का रायबंड का माल है। वहाँ पर कितने मुलाजम हैं, कितना सा घर है, वो कितने बेडरूम का घर है, वो कोई वहाँ पर 50 बेडरूम का घर नहीं है, कितनी फैमिलीज वहाँ पर रह रही हैं, उनके एक्सपेंसेस खाने हैं क्या, कितने मुलाजम हैं, यही 4 चीज़ें देखनी होती है ना आपने। अब उसके अंदर देख लें इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, कितना एक घर का कितना बिल आता है, यार वहाँ पर कोई 50 बंदे तो रहते नहीं है। ठीक है, आपका उनका खाने का एक्सपेंसेस कितना है, यार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं एक क्रिकेटर रहे हैं, उनका सोर्स बयान किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जाके दिया हुआ, एक डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं और एक चीज़ प्रूव्ड है। अब मुझे नहीं समझ आती कि बनी गाला में, अच्छा इमरान खान साहब के अलावा आप आज के दौर में, आज तो मैं जी चले, उन्होंने तो 20 साल पहले क्रिकेट खेली थी, आज के दौर में जितने क्रिकेटर्स हैं जो आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहा है, यार अपने एक्सपेंसेस तो खुद ही बेयर कर रहा है, इससे ज़्यादा ही कर रहा है। तो द इशू इज़ कि या तो आपने कोई लैम्बोर्गिनी रखी हो, या आपने कोई BMW जैसे मियां नवाज शरीफ साहब की होंगी, या जैसे बगियाँ चलती थी अंदर में, यार वो चीज़ें हो तो मैं कुछ अंडरस्टैंड भी करूँ यार, लॉजिकली भी कि यार बिल्कुल एक बेबुनियाद इल्जाम था। मतलब द थिंग इज़ कि एक घर रन हो रहा है, यार घर में बंदा खाना खा रहा है, ही कैन अफोर्ड इट। कोई ऐसी चीज़ तो है कोई नहीं कि यार उसके अंदर आप उनके रनिंग में क्या आ रहा है जी, उसके अंदर कोई वहाँ पर कोई किसी किस्म की फैक्ट्री बनी हुई है, या वो घर के टोटल लोकेशन में 5-7 कमरों की। तो जस्टिस साहब को क्या सूझी सर अचानक? ये तो वो बताएंगे ना जी जस्टिस साहब कि उनको 10 साल 20 साल बाद उठ के आ गया कहाँ से। और ठीक देखिए ना, उनकी रिप्यूट को भी आप बेहतर जानते होंगे। ऑब्वियसली रिप्यूट इज समथिंग एल्स। अगर कोई बंदा कोई बात कर रहा है तो ही हैज़ टू कम बिफोर द फॉरम, प्रॉपर फॉरम, और जाके बताएं जी ये मैंने इसलिए बात की। बाकी आपने देख लिया कि हमारे पार्टी, अगर जहांगीर तरीन साहब की बात करें, उनके भी आ गया ट्वीट, उन्होंने भी कह दिया जी उससे कोई लेन देन नहीं है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। इस वक्त यकीनन मामलात कुछ ऐसे हैं, महंगाई का एक सबसे बड़ा मसला है, हुकूमत उस पर अपना मौक़िफ़ ज़रूर रखती है, अपोजिशन तनकीद कर रही है, आम आदमी की हालत ज़ार बहरहाल एक सवालिया निशान है जिसका बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।